हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान। इस वीडियो में हम देखेंगे, आप सबको पता है कि लगातार सीरीज में वीडियोस आ रहे हैं और जो सीरीज का तीसरा पार्ट है जिसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के पूरे पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको देखिए पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया है, पार्ट 2 प्रोवाइड करा दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ पर सही विकल्प के पूरे आंसर बता दिए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ से देखिए सभी प्रश्न हो जाएंगे। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए क्योंकि क्वालिटी यहाँ से बहुत ठीक है। आप लोग थोड़ा अपनी सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, फिर कई लोग कमेंट करते हैं साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न चौथा है। यहाँ पर ये सभी प्रश्न मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बता दिए थे। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, तो उसको जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा है, और पार्ट 2 को भी देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों ही मिल जाएंगे क्योंकि पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको प्रश्न बताए थे। प्रश्न 6, 7, 8 ये सभी मैंने आपको पार्ट 2 में करवा दिए थे। ठीक है, तो पार्ट 2 को जरूर देखना। तो देखिए 6, 7, 8, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर 9, 10, 11, 12 और 13 प्रश्न तक मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया था। ठीक है, तो प्रश्न 13 तक के आंसर के लिए आप पार्ट 2 जरूर देख लें, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव भी बता दिए थे, उसको भी देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको पूरे अच्छे से बताए थे, मतलब लिखकर और समझाए कि, तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए न्यायपालिका किसे कहते हैं, प्रश्न 14 हमसे पूछ रहा है। प्रश्न 14 है अपना न्यायपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न हमारा कौन सा है, 14 है। प्रश्न 14 है। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, न्यायपालिका क्या है। इस प्रकार से आपको करना है, न्यायपालिका होता क्या है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ से लिखेंगे, न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है न्यायतंत्र, मतलब न्यायपालिका। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। अथवा पूछा है विधायिका किसे कहते हैं। न्यायपालिका हो गया, विधायिका क्या है। 14 का अथवा में विधायिका क्या है, तो विधायिका के इस प्रकार से इसमें दर्शा सकते हैं। यहाँ से ये विधायिका भी हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिससे कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। इस प्रकार से कर लेंगे। अगला देखिए, बेरोजगारी से क्या आशय है। बेरोजगारी होती क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 15 है, तो प्रश्न 15 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न 15 देख लीजिए यहाँ से, बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी या बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्तियों की वह अवस्था है जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी संस्था के साथ और ना ही अपने ही व्यवस्था में नियुक्ति होती है। तो ये मतलब ये बेरोजगारी हो जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान भी यहाँ से कर सकते हैं, ये आपका सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रश्न हो गए। अगला देखिए, भारत में निर्धनता के कारण लिखिए। मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। तो भारत में निर्धनता के जो कारण हैं वो आपके, मैं बता दूं आपको, निर्धनता के जो प्रमुख कारण है भारत में, कोई 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे भारत में निर्धनता के कारण। ठीक है, ये रहा देखिए भारत में निर्धनता के कारण। पहला है अशिक्षा है, एक तो मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उद्योगों की कमी है, सामाजिक कारण कई है, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, यानी कि लोग ज़्यादा पर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं ज़्यादा लोग, हालांकि अब तो काफ़ी लोग जानने लगे हैं। ठीक है, ये सभी जो कारण है। श्रम की मांग और पूर्ति में असंतुलन भी है, मतलब ठीक है, श्रम की मांग और पूर्ति में, ठीक है, जितनी मांग है उसके हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाती है। इस प्रकार से देख लीजिए, श्रम की मांग ही नहीं है उतनी। उसके बाद देखिए आर्थिक, ये मृत्यु दर वाला देखना है, तो मृत्यु दर वाले भी देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, मृत्यु दर क्या होता है। ठीक है, मृत्यु दर, ये है मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, यहाँ से लिखेंगे मृत्यु दर से। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु दर हो गया। अगला देखिए, आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखना है, तो प्रश्न 17 है, ये हमारा मिल जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक अनार्थिक भी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका अंतर कर लेंगे। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पैसे कमाने, व्यय करने के संबंध सभी क्रियाएं शामिल हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती हैं। ठीक है, कोई भी काम हम करें हमें पैसा मिले तो वो आर्थिक क्रियाएं हैं, और कोई भी ऐसा काम जो हम करें जिससे हमें कोई पैसा ना मिले तो वो अनार्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय लिखना है, तो शिक्षित बेरोजगारी प्रश्न 17 है, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये रहा, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययनों पर जोर देना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए,
भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता और जनशक्ति नियोजन, ये सभी जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी जो है ये सब कारण इन सब उपायों से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व कोई दो लिखिए अथवा है जेट पवने क्या है। तो चलिए प्रश्न 18 का हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 18 हमसे कह रहा है कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व। तो 18वां प्रश्न है, इसका आंसर हमें मिल जाएगा, ये रहा, देखिए इसका आंसर। ठीक है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु महत्व। ठीक है, कर्क रेखा हिंद महासागर और हिमालय के मिले जुले प्रभाव से ही भारत में मानसून की वर्षा होती है, जिसके कारण भारत में खूब बरसात होती है, अच्छी फसल हो पाती है, जिससे इतनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण हो पाता है। ठीक है, अगला इसमें पूछा है जेट पवनें क्या होती हैं। तो जेट पवनें देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, जेट पवनें क्या है। 19 प्रश्न ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जेट स्ट्रीम है, जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल के विशेषकर समताप मंडल में तेजी गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं। इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं टोंगिया खेती क्या है, समझाइए। टोंगिया खेती क्या होती है। तो प्रश्न 19 का देख लीजिए, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, प्रश्न 19 का, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर टोंगिया खेती। इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। टोंगिया एक ऐसी चाल है जिसको अंग्रेजी में बर्मा ने खूब इस्तेमाल किया। इस पद्धति का पहली बार प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य किया गया। म्यांमार की भाषा में टोंग का अर्थ टीला या का अर्थ खेती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, टीला खेती जिसे वो बोल सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं इसका आंसर। अगला है हमारा इजारेदारी का क्या आशय है। इजारेदारी का आशय देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, इजारेदारी प्रथा एक तरह से पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर तय अवधि के लिए भूमि प्रदान की जाती थी। मतलब किसी ने कहा कि मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा, मतलब ये मुझे ठेके पर मतलब ज़मीन दे दो। ठीक है, जो ज़्यादा पैसे देता था उसके लिए वो ज़मीन उपलब्ध करा दी जाती थी। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। तो प्रश्न 20 का आंसर हम देख लेते हैं, प्रश्न 20 है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न 20 का आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। इस प्रकार से राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना आवश्यक है, राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, कुछ बातों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकार वास्तव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है कि लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। तो लोकसभा की शक्ति, इस प्रकार से इसकी शक्तियाँ का वर्णन आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लोकसभा की शक्तियाँ हो जाएंगी, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं न्यायपालिका के अधिकारों को समझाना है। तो न्यायपालिका का अधिकार आपको समझाना है, न्यायपालिका के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या वो कर सकती है। तो देखिए न्यायपालिका के अधिकार यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, इतना लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका न्यायपालिका के अधिकार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं सरकार के प्रमुख अंग, अच्छा ये आपको दिखा नहीं होगा तो देख लीजिए, न्यायपालिका के अधिकारों को समझाना है, ये हमने देख लिया। सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न 21 का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अथवा वाला पूछा है प्रश्न 21 का। तो देखिए सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी अंग हैं। इस प्रकार से इसको आप समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाना है। ठीक है, तो क्या है ये, और अथवा है भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो दोनों ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 22वां है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, भारत में निरंतर रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना क्या है। तो रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम परिवार को 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष के 200 जिलों में, फिर बाद में 600 जिलों में किया गया। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। मनरेगा योजना कहलाती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, किन बातों को ध्यान रखकर निर्धनता का निर्धारण किया जाता है, वही प्रश्न है। तो इसका आंसर इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न पूछा गया है भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, विंध्य श्रेणी, मैकाला श्रृंखला, महानदी, बेरन ज्वाला द्वीप, सरग्रेक पॉइंट, इनको आपको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो जो मानचित्र है वो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ये मानचित्र है हमारा। ठीक है, इस पर आपको दर्शाना है जो भी प्रश्न पत्र में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ।
तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसको कैसे मतलब इसमें भरना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया अरावली श्रेणियाँ। अरावली श्रेणियाँ कहाँ है? तो देखिए मैं आपको बता दूँ मैप पर पहले नंबर को आपको डालना है, पहला नंबर, ठीक है, नंबर 1 डालेंगे। अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? ये अरावली जो पर्वत हैं वो यहाँ पर आपके हो जाएंगे इस स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे दर्शा देना है, यहाँ पर लिख देना है अरावली, ठीक है, श्रेणियाँ, ठीक है, ये आपको ऐसा लिख देना है, अरावली श्रेणियाँ होगी यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमसे क्या पूछा है, अगला पूछा है हमसे पूर्वी घाट कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट पूछा है सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट कहाँ पर है? यहाँ पर है पूर्वी घाट, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर लिख देंगे पूर्वी घाट, ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूर्वी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विंध्य श्रेणी कहाँ पर है? विंध्य श्रेणियाँ या विंध्याचल श्रेणियाँ, तो ये कहाँ पर है? ये भी हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएंगी। तो विंध्याचल श्रेणियाँ आपकी यहाँ पर हो जाएंगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आप विंध्याचल श्रेणियाँ दर्शा देंगे, ठीक है, ऐसे दर्शा देंगे, उसको लिख देंगे विंध्य श्रेणी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला कौन सा है हमारा? मैकाल श्रृंखला। तो मैकाल श्रृंखला कहाँ पर है? इसका आंसर देखिए हम देख लेते हैं मैकाल श्रृंखला आपको, ठीक है, मैकाल जो पर्वत है, ठीक है, श्रृंखलाएं, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए मैप में आपको मैकाल श्रृंखला यहाँ लगभग यहाँ से आपको दर्शा देना है, ठीक है, मैकाल श्रृंखलाएं, ठीक है, मैकाल श्रेणी या श्रृंखला लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पूछा गया है हमसे मैकाल श्रृंखला होगी महानदी कहाँ पर है? महानदी दर्शाना है बैरन ज्वाला द्वीप और सरसरिक पॉइंट। तो महानदी का मैं आपको बता दूं, देखिए महानदी यहाँ पर आपको देखिए दर्शा देनी है, महानदी जो नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दर्शाएंगे आप, जो हमने अभी पूर्वी घाट देखा था उसके थोड़े ऊपर से यहाँ से दर्शाएंगे आप, ठीक है। पूर्वी घाट था हमारा, वहाँ से आपको, ठीक है, यहाँ से दर्शा देनी है, ऐसे करके यहाँ पर महानदी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर महानदी इसको दर्शा देंगे, यहाँ पर आप दर्शा देंगे महानदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बिंदु रख के महानदी, ये जो बना दिया ना मैंने, ये महानदी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर महानदी नदी हो जाएगी। उसके बाद अगला देखिए कौन सा पूछा है हमसे, अगला पूछा है हमसे बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है, ठीक है। तो देख लीजिए बैरन ज्वालामुखी और सरक्रिक पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए जो बैरन ज्वालामुखी है इसको हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर मैप में दर्शाएंगे, जो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस तरफ देखिए यहाँ पर लगभग ये है, ठीक है। तो इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पर आप दर्शा देंगे बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ पर बैरन द्वीप है, यहाँ पर दर्शा देंगे बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इस प्रकार से हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सरसरिक पॉइंट जो है इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसको खोज लेना आप यदि आपको मिल जाए बुक में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके अलावा भी कुछ और प्रैक्टिस आप कर लेना मैप की। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार से आपके आगे की परीक्षाओं के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।